नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको सभी मित्रों को पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर का पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने जुलाई अगस्त के मैगजीन को अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद हम अब जुलाई अगस्त के मैगजीन को कर लिया, सितंबर महीने के मैगजीन को देख रहे हैं, जिससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम आर्थिक वाले जो करंट अफेयर है वहां तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर जो सितंबर महीने के क्रॉनिकल मैगजीन में दिया हुआ है वो हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई साथी पुराना वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके करंट अफेयर को पुराने वाले को पूरा कर सकते हैं। यह क्लास आपका यूपीपीएससी का एग्जाम आर ओ और पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। उसके साथ साथ आपके यूपी सी का एग्जाम चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे पेट हो, चाहे जूनियर स्टैंडर्ड 12,512 हो, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा यूपी सी का एग्जाम में, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिल चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय वाले आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक है। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र। ठीक है, देखेंगे इसको। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कहाँ किया है? मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में। किसने किया? एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर ने पहले विदेशी और जन औषधि केंद्र का ग्रैंड बोइस में उद्घाटन किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। ठीक है, मॉरिशस भारत में निर्मित दवाओं का आपूर्ति करना है। ठीक है, तो इस योजना का लक्ष्य क्या है कि मॉरिशस में भारतीय निर्मित दवाओं का आपूर्ति करना। एस जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोइस गांव में मेडी क्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ग्रैंड बोइस गांव में जयशंकर ने क्या किया है? एस जयशंकर विदेश मंत्री ने मेडी क्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। मेडी क्लिनिक परियोजना का भी उदाहरण किया है। ठीक है, भारतीय सहायता से वित्त पोषित यह परियोजना क्षेत्र में रहने वाले 16,000 लोगों को द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, तो 16,000 लोगों को द्वितीयक सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ताइवान जैविक उत्पादों हेतु पहला द्विपक्षीय समझौता। 8 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता समझौता को लागू किया गया। ठीक है, तो भारत और ताइवान के बीच में जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता समझौता को लागू किया गया। भारत और ताइवान के मध्य पारंपरिक मान्यता समझौता का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह दोनों देशों का जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। इस समझौता से चावल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, हरी, काली और हर्बल चाय, औद्योगिक पौधे जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों को ताइवान में निर्यात मार्ग प्रशस्त होगा। पारंपरिक मान्यता समझौता का कार्यान्वयन भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। समझौते के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप जैविक तरीके से उत्पादित और प्रबंधित किसी उत्पादों को प्रासंगिक दस्तावेज के साथ भारत एवं ताइवान में जैविक रूप से उत्पादित के रूप में बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसमें भारत एवं ताइवान जैविक लोगों का प्रदर्शन भी शामिल है। ठीक है, आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल। तो जुलाई 2024 में आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हो गया। ऐसा करने वाला वो 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, तो आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। कहाँ शामिल होने वाला? संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट में ने बढ़ते जल संकट और अपने पड़ोसियों के साथ साझा जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के दबाव में सीमाओं के पार सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इस अभिसमय में भाग लिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय, जिसे ट्रांस बाउंड्री जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग का अभिसमय के रूप में जाना जाता है, 1992 में हेलसिंकी फिनलैंड में अपनाया गया और 1996 में लागू हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय, इसको अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण, उपयोग और अभिसमय के लिए 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया और 1996 से लागू। इस कन्वेंशन को शुरू में पैन यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2016 में सभी संयुक्त राष्ट्र देशों के लिए इसका वैश्विक विस्तार किया गया 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा।
8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यह पहली द्विपक्षीय वार्ता है। दोनों पक्षों ने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय अनुसंधान, कानूनी मध्यस्थता और दवा प्रमाणन समेत विभिन्न 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, 9 समझौतों पर। 9 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दोनों लोगों ने की। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब करने तक का समय जताई है। $100 अरब करने की। राष्ट्रीय मुद्राओं का भी उपयोग भी शामिल है इसमें। भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में रोसाटॉम पवेलियन में भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त VVER 1000 रिएक्टर का एक मॉडल एटॉमिक रिम्फनी भी प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री रोसाटॉम पवेलियन में भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त VVER 1000 रिएक्टर का एक मॉडल भी दिखाया गया भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, डिक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने डिक सूप को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। डिक सूप बने हैं। इससे पहले उन्होंने मार्क रूटे का स्थान लिया, जिन्होंने 2010 से लेकर 2024 तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत किया। रूटे अक्टूबर 2024 से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नए महासचिव बन जाएंगे। तो मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बन जा रहे हैं। तो नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूप बने हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री? नीदरलैंड के। इसको नियुक्त किसने किया? राजा विलियम अलेक्जेंडर ने। राजा विलियम अलेक्जेंडर ने इनको नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार नीदरलैंड का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है जो किसी भी राजनीतिक दल का संबंध नहीं है। तो ये किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, इनको बनाया गया। डिक सूप, जिन्होंने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा, वो 28 मई 2024 को डच दक्षिणपंथी गठबंधन दल द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए। तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, डायरेक्ट इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। डिक सूप पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। डिक सूप। ठीक है, मसूद पेजेस्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति। मसूद पेजेस्कियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईरान का नया राष्ट्रपति। इसको आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल के बीच में बवाल हो गया ना, तो आपको इसको याद रखना। मसूद पेजेस्कियन बन गए। इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे, उनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था अजरबैजान के पास में। 5 जुलाई 2024 को हुए दूसरे चरण के चुनाव में मसूद पेजेस्कियन को ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वह अगस्त 2024 की शुरुआत में इस्लामी गणराज्य को राष्ट्रपति के रूप में संसद में समक्ष शपथ लेंगे। उन्होंने 53.3 से अधिक मतों के साथ कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को हराया। कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को हराया है 53.3 से अधिक मतों के साथ। कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को 53.3 वोटों के साथ हराया है। वे एक हृदय शल्य चिकित्सक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने ईरान इराक युद्ध के दौरान चिकित्सा टीमों को अग्रिम पंक्ति में भेजा था। उन्होंने 2013 और 2021 में 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वे पिछले कई दशकों से पश्चिम ईरान में से पहले राष्ट्रपति हैं। पश्चिमी ईरान से पहले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने किसी भी तरह के आमूलचूल परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया है और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को राज्य के मामले में अंतिम अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उल्लेखनीय है कि ईरान में राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख नहीं होता, बल्कि इस संबंध में अंतिम प्राधिकार सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर के पास होता है। पिछले 35 वर्षों से आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ठीक है, तो मसूद पेजेस्कियन ने हराया किसको? कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को 53.3% वोटों से। ठीक है,
डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बन गया। हाल ही में डेनमार्क ने पशुधन पर कार्बन कर लगाने का निर्णय लिया है तथा इस प्रकार वह पशुधन पर कार्बन कर लागू करने वाला पहला देश बन गया है। यह कदम स्कैंडिनेवियन देशों में डेनमार्क ने 2045 तक कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने के सहायक होगा। इसके तहत 2030 तक से मवेशियों और सुअरों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का 300 क्रोनर प्रति टन CO2 समकक्ष की दर से कर लगाया जाएगा। जून 2024 में हुए एक समझौते की शर्तों के तहत 2035 में यह राशि बढ़ाकर 750 करोड़ हो जाएगी। यह समझौता डेनमार्क सरकार, पशुधन किसानों, उद्योग एवं ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बीच में किया गया है। इस कार्बन कर से प्राप्त राजस्व को कृषि उद्योग के पारिस्थितिकी परिवर्तन में पुनर्निवेशित किया जाएगा। डेनिश कृषि एवं खाद्य परिषद के अनुसार डेनमार्क विश्व के अग्रणी पोर्क निर्यातकों में से एक है, जो देश के कृषि निर्यात पर लगभग आधा हिस्सा है। तो जो कृषि निर्यात का आधा हिस्सा क्या है? पोर्क निर्यातों में से एक है ये डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद 132वां सत्र। तो 8 से 12 जुलाई 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद के 132वें सत्र लंदन स्थित IMO मुख्यालय में आयोजित किया गया। हाइब्रिड के साथ अध्यक्षता स्पेन के विक्टर जिमेनेज फर्नांडिस ने की तथा उपाध्यक्ष के रूप में मोरक्को के अमान फैतल्लाह ने उसका सहयोग किया। बंदरगाह, नौसेना एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 132वें सत्र में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में शिपिंग और व्यापार माल ढुलाई को प्रभावित करने वाले व्यवधानों पर भी चिंता जताई है। ठीक है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र लंदन में आयोजित किया गया। उर्सुला वान डेर लेन दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है। उर्सुला वान डेर लेन 18 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद द्वारा उर्सुला वान डेर लेन को दूसरी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में यूरोपीय संसद में 719 सदस्य हैं। यूरोपीय संसद में कितने सदस्य हैं? 719 सदस्य हैं। संसद में यह मतदान गुप्त बैलेट से किया जाता है। इसमें जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेन को 401 वोट मिले, जबकि कुल 284 सदस्यों ने उनके खिलाफ मतदान किया। वही 22 वोट अमान्य करार दिए गए। वान डेर लेन ने यूरोपीय संसद को संबोधित करते अगले 5 वर्षों के लिए प्राथमिकता को रेखांकित किया। उन्होंने यूरोपीय ग्रीन डील को जारी रखने का संकल्प लिया, जो उनके पहले कार्यकाल की एक प्रमुख नीति थी। ठीक है, तो यूरोपीय ग्रीन डील को जारी रखेंगी, जो उनके पहले कार्यकाल की प्रमुख नीति थी। यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करेगा। तो यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करता है। उर्सुला वान डेर लेन 2019 में आयोग की अध्यक्ष बनी थी। 2019 में पहली बार अध्यक्ष बनी थी। उल्लेखनीय है कि जून 2024 में पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ठीक है, यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय संसद ने यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? एंटोनियो कोस्टा बने हैं। AIM और विप्रो के मध्य आशय पत्र पर हस्ताक्षर। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता एवं बौद्धिक संपदा हेतु कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। 2016 में नीति आयोग के तहत स्थापित AI अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत का सरकार के प्रमुख पहल है। वर्ष 1967 में स्थापित WIPO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। WIPO में 193 देश शामिल हैं। थ्री प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा, ये क्या है? 14 जुलाई 2024 को दुबई सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुबई की 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी हुई एक पारंपरिक नाव परीक्षण संचालन शुरू किया गया है। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड नाव है, लकड़ी से बने
नाव है। 20 यात्रियों वाली इस नाव का निर्माण अबू धाबी से अल सीर मरीन कंपनी द्वारा जापान के मित्सुबिशी, जर्मनी के साइमेंस और जर्मनी के टार्कीडो सहित कई वैश्विक कंपनियों के सहयोग से किया गया है। ठीक है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट 11 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली के बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट का आयोजन किया गया। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ साथ श्रीलंका के राज्य मंत्री और नेपाल के विदेश सचिव भी भाग लिए हैं। रिट्रीट में बिम्स्टेक ढांचे के भीतर क्षेत्रीय सहयोग की समीक्षा की, जो कि पहले रिट्रीट में प्रमुख परिणामों के कार्यान्वयन पर भारत द्वारा प्रस्तुति पर आधारित थी। इस दौरान बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सितंबर 2024 में आयोजित होने वाला है। थाईलैंड ने 17 जुलाई 2023 को बैंकॉक में पहले बिम्स्टेक रिट्रीट का आयोजन किया था। पहले बिम्स्टेक रिट्रीट का आयोजन थाईलैंड में किया गया था, दूसरा कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। अब इससे आगे की क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे आगे की क्लास को। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे, क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल खुशबू तिवारी यूपी पीसीएस के नाम से है, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे ये लिखेंगे खुशबू तिवारी यूपी पीसीएस, तो आपको वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।